साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन के संदर्भ में पूर्वालोकन नामक सीरीज निकाली जाती है, तो उसी सीरीज का जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन वाला जो पोर्शन है या जो पूर्वालोकन का पार्ट है, उसको यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग इसके भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया और संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ए ऑप्शन इसका सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। यदि इसकी व्याख्या देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई और सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है, पहला वाला ही सही है। जैसा कि ऊपर ही हमने लोगों ने देखा, एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ए ऑप्शन आपका पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो होती है, ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के माध्यम से होती है। तो पहले को 2 से मिला दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के माध्यम से, तो 1 से मिला दीजिए। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिलती है वो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत मिलती है, 3 से मिला दीजिए। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति होती है चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से, 4 से मिला दीजिए। तो आपका 2134 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकंड, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, इन तीनों के माध्यम से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो आपका डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने अर्थात ग्रांट देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक या जिसको हम लोग शॉर्ट में लॉर्ड बेंटिक कहते हैं, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 रहता है। इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आगे चलते हैं, अगला है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, जिसमें चाय का व्यापार था, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये सही नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार
जिसमें चीन और चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा। इसके अलावा जो एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथा यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना था, विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। आगे देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 ने। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। एक सेकेंड, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। देखिए, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा की गई। यदि इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 जिसे कहते हैं के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना इनमें से उपयुक्त में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? इसको देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गेवियर थे। तो उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी आपका सही है। आगे देखते हैं, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1937 में स्थापित किया गया। 1935 के अधिनियम के माध्यम से। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से द्वैध शासन स्थापित किया गया। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, इसके अतिरिक्त एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। पहले प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध था 1919 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, रिजर्व अर्थात और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो किस अधिनियम ने? भारत शासन अधिनियम 1935 ने। आगे चलते हैं, 1919 के तहत या 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है, 1919 के अधिनियम में था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था जो है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में की जा चुकी थी, तो दूसरा सही नहीं है। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये आपका सही है। तो पहला और तीसरा आपका कथन सही है, परंतु दूसरा इसमें सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया।
साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई, या द्विसदनी बनाई गई कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग, तो देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। कहां पे? केंद्र में। ऊपरी सदन राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसकी अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष थी तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष थी। ये कहलाता था आपका निचला सदन या केंद्रीय विधानसभा। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 इन 40 मनोनीत में से अधिकतम 26 सरकारी होते थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो 60 सदस्यों में से 33 जो राज्य परिषद के 60 सदस्य थे, इनमें से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, जिसमें से 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत तथा फिर 145 किया गया, मतलब 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। आगे देखते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 के एक्ट ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 123 में वर्णित है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। आगे चलते हैं, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो कौन से हुए? तो देखिए, आपका 1926 का जो निर्वाचन होता है और 1945 का, तो ये दोनों होते हैं। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन, ए और सी सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, देखिए, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम ने भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। इसी अधिनियम में भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित है। देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। पहले प्रांतों में द्वैध शासन था, इसे समाप्त कर इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं इसमें।
निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, नहीं, गवर्नर को आवंटित किए गए थे, तो ये सही नहीं है। जबकि सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी सही है। आगे चलते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, किसके माध्यम से? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देखिए, इसमें देश के लिए लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी, तो ये शामिल नहीं है। जबकि विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समवाचित अर्थात नॉमिनेट किया जाना, ये सभी शामिल थे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना इत्यादि। आगे देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न पे आते हैं, एक सेकंड। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, यहां पर प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, तथा भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. राय ने वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके माध्यम से? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आता है, इसके द्वारा किया गया था। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में। देखिए, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आता है। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे, परंतु विलियम वुड इसमें शामिल नहीं थे। देखिए, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचता है। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया किसके माध्यम से? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। आगे चलते हैं।
1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष एवं उपसभापति बनाया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम भी थे, परंतु डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक सेकंड। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को 46 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। आगे देखते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बिल्कुल सही है। कारण बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। कथन सही परंतु कारण सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, तो अक्टूबर 1943 में लिनिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड बेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है और कारण गलत है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, नहीं। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह भी गलत है। यह बहुदलीय निकाय थी, सही है। इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह सही है। तो कौन से सत्य है? तो तीसरा और चौथा ही इसमें आपका सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य थी, ये भी सही है। तो ए और डी सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, नहीं, ये गलत है। वहीं डी ऑप्शन, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसके बारे में देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पे, एक सेकंड। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सी ऑप्शन। फिर इसी तरह देखें, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी।
भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। आगे चलते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत होती है, मतलब बैठती है, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब इस समय जब समवेत हुई तब किए गए थे। आगे चलते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक कब हुई? यहाँ पे देखिए 24 जनवरी 1950, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, 4 से मिला दीजिए। प्रारूप समिति की मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो कौन थे? ये थे आपके KM मुंशी, 3 से मिला दीजिए, ठीक है, 1 सेकेंड। KM मुंशी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये थे BT कृष्णामाचारी, 1 से मिला दीजिए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 2 से मिला दीजिए। तो 4, 3, 1, 2, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। कौन थे? HC मुखर्जी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। कौन थे? BN राव। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? BN राव के द्वारा, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ होता है? तो देखिए, यहाँ पे जो विकल्प दिए गए वो सही नहीं है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार होता है कब? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देश्यकारिता प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है।
इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए तथा संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसी पे आधारित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में होता है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय मानते हुए या बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। आगे चलते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित होता है कब होता है? तो 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक सेकेंड। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, न कि पश्चिम बंगाल से। अतः उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब होती है? 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में जन्म होता है तथा 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में होती है। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। कथन कारण दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं हो रहा है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने यह विचार व्यक्त किया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों
तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है आपका आइवर जेनिंग्स का है। किसका है? आइवर जेनिंग्स का। तो आइवर जेनिंग्स, उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? तो यह ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कुल 15 थी। अब संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो टेबल दी है इसके बार देख लीजिए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, इसमें 2 समितियां थी। एक मूल इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि इसके तहत जो 2 उप समितियां थी, मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय के सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अंबेडकर थे। कौन थे? BR अंबेडकर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। देखिए, सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इनके अतिरिक्त मतलब 6 थे। कुल 7 थे, जिसमें BR अंबेडकर अध्यक्ष थे। इनके अतिरिक्त 6 अन्य थे। तो ये जो 6 अन्य थे वो कौन थे? इनमें N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान थे। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N राघव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी इस समिति में शामिल किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य में N गोपालस्वामी और अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर शामिल थे। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान पांडुलेखन समिति अर्थात प्रारूप समिति के का निम्न से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है, किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। एक 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभ सीतारामैया। दूसरा एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अंबेडकर थे। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प में B होगा, मतलब राजेंद्र प्रसाद होंगे। आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। तो इतनी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।